कनाडा स्टडी वीज़ा। कनाडा स्टडी वीज़ा में क्या बदलाव हुए हैं? नए प्रधानमंत्री के आते ही बहुत सारी पॉलिसियों में बदलाव होने जा रहे हैं। इलेक्शन के पहले बहुत सारे मुद्दे थे। जस्टिन ट्रूडो तक जो चीज़ें थी वो दूसरी तरफ सी। जैसे ही मार्क करनी आए तो माहौल चेंज हो गया। आज के दिन कनाडा के अंदर दोबारा से सरकार बन चुकी है। मार्क करनी दोबारा प्रधानमंत्री बने हैं। अब कनाडा में क्या होगा? कैसे मिलेगा स्टडी वीज़ा? क्या होगा स्पाउस वीज़ा? किसको मिलेगी पीआर? इसके पहले कि आप लोगों के क्वेश्चन लूँ, कुछ एक चीज़ें जो आपको समझनी है। कनाडा का क्षेत्रफल दुनिया में सबसे ज़्यादा है, आबादी बहुत कम है। कनाडा आज एक बहुत बड़ी बीमारी में से गुजर रहा है। यूँ तो हर मुल्क के अंदर कोई ना कोई बीमारी होती है। कहाँ भूख की होती है, कहीं प्यास की होती है, कहीं पानी की है, कहीं मौसम की मार है। अगर मिडल ईस्ट की बात करें तो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए अमीराती लोग बाहर की कंट्रियों में रहते हैं ज़्यादातर। यूरोप के अंदर ठंड बहुत होती है। हर कंट्री की अपनी एक जलवायु होती है, अपने तौर तरीके होते हैं हर कंट्री के। कनाडा की सबसे बड़ी समस्या एक आन पड़ी है जिसे कहते हैं बेबी बूम। बेबी बूम, बेबी बूम नाम का एक शब्द है जो ये दर्शाता है कि जो आबादी है वो आबादी बूढ़े लोगों की हो चुकी है कनाडा में। 2030 तक बहुत बड़ी संख्या में लोग बूढ़े हो रहे हैं। हर तरह के लोग चाहिए। उसी की तैयारी कर रहे थे जस्टिन ट्रूडो। पिछले 4-5 साल के अंदर जो आपने कनाडा में भयंकर माइग्रेशन देखी, हर कोई कनाडा जा रहा है। कनाडा हर किसी को पीआर क्यों दे रहा? क्योंकि वहाँ की आबादी बूढ़े लोगों की हो चुकी थी। काम करने वाले लोग चाहिए, कंट्री चलाने वाले लोग चाहिए। जब भी कोई महामारी आती है तो उसका इलाज किया जाता है। आपको सबसे पहले समझना है कनाडा आपको क्यों वीज़ा देगा, क्यों आपको कनाडा में पीआर मिलती है, रीज़न क्या है। पश्चिम सभ्यता के लोग बच्चे पैदा नहीं करते, परिवारों में लोग नहीं रहते। अगर हम बेबी बूम की बात करें, यहाँ पर जो लोगों की उम्र बढ़ जाती है, जिस कंट्री के अंदर ज़्यादातर बूढ़े लोग होते हैं, बच्चे नहीं होते, वो कंट्री के अंदर बेबी बूम होता है। आज के दिन मार्क करनी प्रधानमंत्री तो बन गए हैं, उनके लिए बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। जो सबसे बड़ा चैलेंज है, आप प्रधानमंत्री तो बन गए वादा करके, अब आप लोगों को रोजगार कहाँ से दोगे? नौकरियां नहीं हैं लोगों के पास। कनाडा को पैसा चाहिए। कोरोना काल में पैसा लुटा चुके हैं वो लोग। अपने सिटीजन को बहुत सारी सुविधाएं दी हैं कनाडा ने। जो बर्थ रेट है कनाडा में बहुत कम हो गया है। शादियों की उम्र 40 साल हो चुकी है। 40 साल से नीचे कोई शादी नहीं करा रहा। कोविड के बाद बेबी बूम और ज़्यादा बढ़ गया है। लोगों ने बच्चे पैदा करने बंद कर दिए हैं। अगले 2, 4, 5 साल में मुल्क खड़ा हो जाएगा अगर माइग्रेशन ना हुई। आज कनाडा की सबसे भयंकर समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या मेडिकल, हेल्थ सर्विसेज। जितने भी लोग आपको जानते हैं जो कनाडा में माइग्रेशन ली है, जिन्होंने जो मूव हुए हैं, जो पीआर सिटीजन बने हैं, ये सब लोग आंखों का इलाज कराने, हड्डियों का इलाज कराने,
कोई भी बीमारी लग जाती है उसका इलाज कराने के लिए भारत आते हैं कि वहां पर 2-2, 3-3 साल की वेटिंग है। हर क्षेत्र के अंदर लोग चाहिए कनाडा को। कनाडा के प्रधानमंत्री नए बने हैं मार्क कर्नी। सबसे बड़ा चैलेंज इमिग्रेशन सिस्टम को रीसेट करना है, जिसे ऑलरेडी शुरू कर दिया जा चुका है। जो फेक कॉलेजेस थे जहां पर शॉर्टकट तरीके से वीजा होता था, उनको बंद किया जा रहा है। मान लीजिए अगर आपका बच्चा अभी 2025 में कनाडा वीजा का, स्टडी वीजा का सपना देख रहा है, तो ये एपिसोड को अच्छे से देखिएगा, ये वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपको कनाडा की समस्या समझ लगेगी, समस्या क्या है और कनाडा आपको क्यों जाना है। ये इकलौता मुल्क है जहां पर परमानेंट रेजिडेंसी होती है। ये इकलौती कंट्री है जहां पर रिस्पेक्ट मिलती है। 22 जन आज मेंबर पार्लियामेंट जीते हैं। 22 पंजाबी लोग जो मेंबर पार्लियामेंट बने हैं। सुनवाई होगी यहाँ पे। कुछ कंट्रियों में रेसिज्म होता है, बेइज्जती होती है आपकी बाहर जाके, यहाँ पर इज्जत मिलती है आपको। क्यों जाना जरूरी है? बहुत सारे सवाल हैं मेरे पास, मेरे साथी हैं मेरे साथ। आज मैं आपको बताऊंगा कि नए रूल्स क्या हैं, नए मौके क्या हैं, कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो कनाडा बंद कर चुका है। बहुत सारी गलतियां हुई हैं पास्ट सिस्टम के अंदर जो अब बंद हो चुकी हैं। जैसे कि अब आप जब यहाँ से ट्रैवल करते हो तो सीधा आपको एयरपोर्ट से डिपोर्ट करने का प्रावधान है। पहले के समय एक वीज़ा ऑफिसर के पास, एक बॉर्डर सर्विस वाले ऑफिसर के पास अथॉरिटी नहीं थी आपको डिपोर्ट करने की। अब कनाडा के एयरपोर्ट से आपको डिपोर्ट किया जा सकता है। आपको बोर्डिंग के टाइम एक एयरलाइन स्टाफ भी बोर्डिंग मना कर सकता है अगर उसको शक पड़ता है कि आप एक जेन्युइन एप्लीकेंट नहीं हैं। क्या बदलाव हुए हैं? मेरे साथी मेरे साथ हैं, जानते हैं क्या क्या क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं। जी सर, फर्स्ट क्वेश्चन है जी कि मार्क कर्नी के प्रधानमंत्री बनने से कनाडा की इमिग्रेशन पॉलिसी में क्या बड़े बदलाव हुए हैं? बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। अब कनाडा को क्वांटिटी नहीं चाहिए। हाँ, ये तय है कि 4,70,000 लोग चाहिए उनको, बट वो लोग चाहिए जो स्किल्ड हैं। स्किल्ड लोग चाहिए, जेन्युइन एप्लीकेंट चाहिए, जिसको कनाडा में पढ़ने जाना है। मान लीजिए आप हस्बैंड वाइफ, आपके एक बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, आप पिछले 5-10 साल से कोई सरकारी नौकरी कर रहे हैं, प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, या आपका कारोबार है, थक चुके हैं आप, आपकी पूरी फैमिली मूव हो सकती है। इसके लिए आप पढ़े लिखे होने चाहिए। इंग्लिश की रिक्वायरमेंट ज़्यादा कर दी गई है। अब आने वाले समय में जो वीज़ा मिलेंगे वो यूनिवर्सिटियों में मिलेंगे, क्वालिटी एप्लीकेंट को वीज़ा मिलेगा। अगर आप सोचते हैं कॉलेज में वीज़ा लेके चले जाएंगे और कॉलेज वाला नाटक खेल लेंगे कि बिजनेस का डिप्लोमा ले लिया, साल का 2 साल का वर्क परमिट, बंद हो चुका है वो रास्ता। ऐसे बिजनेस के कोर्सों के अंदर पीआर बंद कर दी गई है। कनाडा को मिस्त्री चाहिए, कारीगर चाहिए, हुनरमंद लोग चाहिए, उन्हें देश चलाना है। वो माइग्रेशन करते हैं अपने लिए, ना कि आपके लिए। अगर आपके पास कोई स्किल है, कोई ट्रेड जानते हैं, तो कनाडा के प्रधानमंत्री ने आज जो नए रूल बनाए हैं उसके अकॉर्डिंगली आप उसमें फिट होते हैं। मिस्टर अमित जी पूछ रहे हैं सर जी, क्या कनाडा मार्क कार्नी के प्रधानमंत्री बनने से कोविड से पहले वाला पीरियड वापस आएगा? देखिए, कोविड से पहले वाला पीरियड कह भी सकते हैं, क्योंकि समस्या आज भी कोविड जैसी है कनाडा में। आज सबसे बड़ी समस्या क्या है? सिटीजन नहीं है उनके पास। उनके लोग कंट्री छोड़ रहे हैं। ठंड बहुत ज़्यादा है। इतनी ठंड के अंदर एक बुजुर्ग आदमी नहीं रह सकता। ज़्यादातर कैनेडियन सिटीजन कंट्री छोड़ के और कंट्रियों में मूव हो रहा है।
सिस्टम कोलैप्स हो रहा है, काम करने वाले लोग नहीं हैं। कह सकते हैं चीज़ें जैसे थी पहले होंगी, बट अब डिफरेंट लेवल पे होंगी। कोविड के पहले कॉलेजों में वीज़ा मिल जाता था, जो अब नहीं मिलेगा। पीआर आसान हो गई है उसके लिए जिसको कोई काम आता है। तो कह सकते हैं कनाडा एक बार फिर मौका दे रहा है उन सबको जो अपनी ज़िंदगी बनाना चाहते हैं। मैडम नेहा मैम पूछ रहे हैं जी। जो एक्सप्रेस एंट्री का सीआर स्कोर है वो बढ़ेगा या घटेगा? क्वालिटी कैंडिडेट ही चाहिए उनको। जो लोग मास्टर डिग्री करके जा रहे हैं या मास्टर डिग्री पढ़ने जा रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए सीआरएस स्कोर के अंदर अपना नाम दर्ज कराना आसान है। स्कोर नो डाउट पहले से बढ़ सकता है, बट क्वालिटी कैंडिडेट को ही चुना जाएगा। अब पहले जैसे ड्रॉ नहीं आएंगे। अब जो भी बंदे को सिलेक्ट किया जाएगा उसकी योग्यता के आधार पे सिलेक्ट किया जाएगा। मान लीजिए आप वेल्डर हैं तो हाँ, कम सीआरएस स्कोर पे भी आपको पीआर मिल जाएगी। आप प्लम्बर हैं, आप नर्स हैं, कम सीआरएस पे भी मिल जाएगी। हर एक फील्ड के अंदर अलग अलग सुविधा बना दी गई है पीआर की। जो एक्सप्रेस एंट्री का ड्रॉ आ रहा है, ट्रेड वाइज आ रहा है आज के दिन। जनरल ड्रॉ बंद हो चुके हैं। सो कह सकते हैं कहीं ना कहीं सीआरएस स्कोर बड़ा भी है, बट फायदा उनको है जो ट्रेड वाले लोग हैं। नवजोत मैम पूछ रहे हैं जी। एलएमआईए बेस्ड वर्क परमिट अब कैसे मिलेगा? सख्ती ज़्यादा हो चुकी है। जो एलएमआईए बेस्ड फॉरेन वर्क परमिट्स हैं उसकी जॉब को वेरीफाई किया जा रहा है। मान लीजिए किसी ने आपको एलएमआई दे दी, अब इमिग्रेशन ऑफिसर आपको वीज़ा देने से पहले उस जॉब को वेरीफाई करेगा कि क्या सच में उस आदमी को काम करने वाले बंदों की ज़रूरत है, क्या उसने लोकल बंदा ढूंढने की कोशिश करी। पहले क्या होता था, एलएमआई मिल गई आपको तो पता है कि अब तो वीज़ा आना ही आना है। आज के दिन एलएमआई के बाद रिफ्यूज़ल आ रहा है, क्योंकि वो एलएमआई आपको जो दी गई है वो फर्जी है। आपने पैसे दे के खरीदी है, ना तो उस एम्प्लॉयर को नौकरी चाहिए और ना ही आपने नौकरी के लिए वो एलएमआई ली है, आपने ली है पीआर के लिए। सो ऐसी एलएमआई वाले लोगों के लिए अब बहुत बड़ी मुश्किल आने वाली है। मोहित का क्वेश्चन सर, ये ऑलरेडी कनाडा में स्टूडेंट है। जी। ये पूछ रहे हैं कि लो रैंक या फेक कॉलेज से क्या नुकसान हो सकता है? पीआर का रास्ता बंद हो जाएगा, पैसे बर्बाद हो जाएंगे, आप लाइफ टाइम के लिए बैन कर दिए जाओगे। पहले क्या होता था, बंदा किसी भी कॉलेज में वीज़ा लेके जाता था, किसी भी कॉलेज में पढ़ लेता था। अब 1 मई से वो चीज़ें बंद हो चुकी हैं। जिस कॉलेज यूनिवर्सिटी का आपको वीज़ा मिला आपको उसी पे पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने किसी सस्ते कॉलेज में एडमिशन ले लिया जहाँ पे आपने पढ़ाई नहीं करी और कल को किसी ट्रैप के अंदर आपका नाम आ गया तो आपके पैसे भी बर्बाद, आपका फ्यूचर भी बर्बाद और बैन भी आपको लगेगा और आपको वापस आना पड़ेगा। मेगा मैम पूछ रहे हैं सर, जी। क्या स्टडी वीज़ा पर स्पाउस को फुल टाइम काम करने की परमिशन होगी? हाँ, अगर आपका जो स्पाउस है, अगर आप बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री पढ़ रहे हैं तो और आपका स्पाउस फुल टाइम वर्क राइट्स रखता है, स्पाउस को काम करने की पूरी अनुमति होती है। कम से कम मास्टर डिग्री के अंदर आपका दाखला हुआ, फिर आपका स्पाउस फुल टाइम काम कर सकता है। स्पाउस वीज़ा पर रिजेक्शन बहुत ज़्यादा मिली है देखने को, बट अब जो लोग शादीशुदा हैं अगर वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट देते हैं शादी के तो स्पाउस वीज़ा लेना बहुत आसान है आज के दिन। मिस्टर अरविंद जी पूछ रहे हैं जी। 4,37,000 स्टूडेंट्स का जो इंटेक है 2025 का, जी। वो कैसे मैनेज होगा? स्क्रूटनी होगी जी। 4,37,000 नंबर बहुत बड़ा है। जेन्युइन स्टूडेंट को कनाडा आज भी वेलकम कर रहा है। हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी आज दाखला देने के लिए तैयार है। बहुत बड़ा नंबर होता है 4,37,000 का। 2025 के अंदर अगर अभी तक देखें तो रिजेक्शन ही मिल रही थी। सो अगर इंटेक की बात करें तो सितंबर इंटेक है, तो जितनी माइग्रेशन होनी है अगले 3 महीने में होनी है। सो अगले 3 महीने लगातार बारिश होगी कनाडा के वीज़े की।
सो जितने भी लोगों के कनाडा के स्टडी वीज़ा रिफ्यूज़ हुए थे या जो लोग भी स्पाउस वीज़ा पे जाना चाहते थे, अगले 3 महीने के लिए कनाडा आपको खुल के वीज़ा देगा, क्योंकि 4,37,000 का कोटा था और आप देख सकते हैं कि मई में हैं हम लोग। मई से सफ़र शुरू होना है, सितंबर की क्लास है। सो जितने भी जेन्युइन प्रोवाइडर हैं उनके पास सितंबर इनटेक है। सो अगले 2-3 महीने के अंदर जो अप्लाई करेंगे उनको रिजल्ट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मिलने वाला है। जसकरण है, ऑलरेडी पढ़ रहे हैं वहाँ पर, वो पूछ रहे हैं कि क्या कॉलेज चेंज करने पर अब नया स्टडी परमिट लेना ज़रूरी है? पुराने स्टडी परमिट पर आप नया कॉलेज नहीं ले सकते। 1 मई से पहले जिन्होंने करा है वो जायज़ है। 1 मई के बाद ये चीज़ बंद हो चुकी है। अब अगर आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी चेंज करनी है, कोर्स चेंज करना है, तो आपको नया वीज़ा डालना पड़ेगा। आप पुराने वीज़े के ऊपर नए कॉलेज पे नहीं पढ़ सकते। लवप्रीत का क्वेश्चन है, पा लेटर, प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर अब कैसे काम करेगा? पहले पाल लेटर इशू हो जाता था, आपका वीज़ा रिफ्यूज़ भी हो गया, आप दोबारा उसी पाल लेटर से वीज़ा डाल देते थे। अभी पाल लेटर एक बार यूज़ होगा। अगर आपने मान लीजिए पाल लेटर लेके वीज़ा डाल दिया और आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, वो पाल लेटर भी ख़त्म है, आपको दोबारा से पाल लेटर लेना पड़ेगा। सो कहीं ना कहीं प्रोसेस बहुत लेंथी हो रहा है। आपको बहुत सोच समझ के अप्लाई करना है। 2 से 4 महीने लग रहे हैं एडमिशन लेने के लिए। सो जो भी स्टूडेंट जाना चाहता है, मेरी उसको विनती है कि आप यूनिवर्सिटी की तरफ देखेंगे तो वीज़ा के चांस ज़्यादा होंगे। मिस्टर जितेंद्र जी पूछ रहे हैं सर, फ्रेंच लैंग्वेज का पीआर पर क्या असर होगा? देखिए, फ्रेंच ज़्यादातर क्यूबिक के अंदर फ़ायदा देती है। अगर आप क्यूबिक में पढ़ रहे हैं और आपने फ्रेंच के अंदर कोर्स करा तो आपको पीआर में प्रायोरिटी मिलती है। ओवरऑल अगर आपके पास फ्रेंच है और आप फ्रेंच सीखने की हिम्मत रखते हैं तो पीआर लेना बहुत ज़्यादा आसान है। ये एक ऐसा रास्ता है, जो लोग एलिजिबल नहीं भी होते उसकी भी पीआर हो जाती है अगर आप फ्रेंच के अंदर पढ़ाई करते हैं। नरगिस मैम पूछ रहे हैं सर कि आप कौन कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जिससे पीआर में मदद मिलेगी? ऐसे कोर्सेज जो जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम हैं, जैसे नर्सिंग, फार्मेसी हो गया, स्किल ट्रेड के कोर्सेज हो गए, आईटी के कोर्स हो गए, हेल्थ केयर के कोर्सेज हो गए। ज़्यादातर हेल्थ केयर के जो प्रेफर्ड कोर्सेज हैं उसके अंदर आता है नर्सिंग का, फार्मेसी का। नर्सिंग, फार्मेसी, फिजियोथेरेपिस्ट, ये 3 ऐसे कोर्स हैं जिसके अंदर पीआर लेनी बहुत आसान है। और भी अगर आप कुछ अलग से कुछ करना चाहते हैं, नहीं मेडिकल फील्ड में जाना चाहते, फिर आप ट्रेड कोर्स में जा सकते हैं। यही वो कोर्सेज हैं जिनके अंदर पीआर लेनी बहुत आसान हो जाएगी। सीमा मैम का क्वेश्चन है कि 25 में जो पीआर पाथवे कोर्सेज हैं जैसे कि आरएनएपी, एआईपी, पीएनपी, इसमें कोई चेंजेस मिलेंगी? इन प्रोग्राम के अंदर जो लोकल डिमांड है, ऐसे लोगों को फास्ट ट्रैक कैटेगरी में रखा जाएगा। मान लीजिए आपने अल्बर्टा में अप्लाई करा है, अल्बर्टा के अंदर फार्मर्स की मान लीजिए कमी है, अब फार्मर शॉर्ट स्किल में है वहाँ पे और आपने वही पढ़ाई करी है, तो आपकी जो पीआर होगी वो फास्ट ट्रैक पे होगी। आपने आरएनआईपी में डाली है फाइल, एआईपी में डाली है, या आपको को पीआईएनपी की नॉमिनेशन मिली है, अगर आपका कोर्स जो आपने पढ़ाई करी है, जो आपका ट्रेड है, अगर वो वहाँ पे स्किल डिमांड में है तो आप फास्ट ट्रैक पीआर ले पाओगे, जो 3 से 4 महीने में हो जाएगी। मिस्टर विशाल जी पूछ रहे हैं कि क्या हाउसिंग क्राइसिस के चलते इमिग्रेशन स्लो हो सकता है? देखिए, शॉर्ट टर्म में कह सकते हैं हाँ, हाउसिंग क्राइसिस के चलते स्लो हो सकता है, बट स्लो होना कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि इकॉनमी रुक जाएगी। अगर हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो स्किल्ड माइग्रेशन को इनवाइट किया जाएगा। वो लोग जो कोई ना कोई स्किल रखते हैं, कनाडा को ज़रूरत है उनकी। हाँ, अनपढ़ आदमी की कनाडा को कोई ज़रूरत नहीं है। जो लोग बैंक में नौकरी करते हैं, कोई बैंकिंग सेक्टर से है, कोई मैनेजमेंट सेक्टर से है, जिन्होंने छोटे मोटे कोर्स किए हैं, ऐसे लोगों की भी ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए कोई हाईली स्किल्ड है, किसी ने मास्टर डिग्री करी हुई है, कोई पीएचडी करी हुई है, कोई प्रोफेसर है, कोई इंजीनियर है,
कोई ट्रेड्समैन है, कारपेंटर है, प्लम्बर है, ऐसे लोगों की ज़रूरत है। ऐसे लोगों के लिए इमिग्रेशन स्लो कभी भी नहीं हो सकती, चाहे हाउसिंग क्राइसिस हो चाहे ना हो। हाउसिंग क्राइसिस एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अब प्रधानमंत्री को इमीडिएट उसी पे काम करना पड़ेगा। आज कनाडा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो हाउसिंग क्राइसिस है, और उसका सलूशन भी माइग्रेशन है कि जब तक घर बनाने वाले लोग नहीं लेके जाएंगे तो घर बनाएगा कौन। सो जो लोग ट्रेड्समैन हैं, जो सिविल इंजीनियरिंग से जुड़े हुए हैं, कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों के लिए पीआर लेनी, वीज़ा लेना बहुत आसान हो चुका है। गौरव सर पूछ रहे हैं जो फेक एजेंट्स हैं, जो शॉर्टकट लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको सज़ा मिल सकती है अब? बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी बैन कर चुकी है कैनेडियन एम्बेसी। 5-5 साल का बैन लगता है अगर कोई एजेंट गलत कागज लगाता है। कोरोना के बाद जो लोगों ने काम किया, बहुत सारे फेक डॉक्यूमेंट पे वीज़ा लगा। स्पेशली विजिटर वीज़ा के अंदर बहुत नकली कागज लगाए गए। बहुत सारे रेड्स भी हुए कनाडा के अंदर भी। बहुत सारे जो वकील साहब हैं वहाँ के, जो पैसे लेके एलएमआई देते थे, ऐसे लोगों के ऊपर भी बहुत सारे केस चल रहे हैं। सो कहीं ना कहीं कनाडा का जो सिस्टम है अब क्लीन हो रहा है। अब सारी चीज़ें सिस्टम से हो रही हैं। आने वाले समय में आप ऐसी धोखाधड़ी बहुत कम देखेंगे, क्योंकि आज कैनेडियन गवर्नमेंट बहुत क्लोजली इसको वॉच कर रही है। जो एलएमआई बेचने का धंधा था वो शरेआम चल रहा था, अब उसको रोका गया है। अब एलएमआई बेचना इतना आसान नहीं रह गया। सो धीरे धीरे सिस्टम की जो खूबियाँ सामने आ रही हैं, धोखाधड़ी कम हो रही है, और आने वाले समय में ये चीज़ें और कम होंगी। रमनदीप मैम पूछ रहे हैं सर, जी, PGWP स्कॉलरशिप्स या फी वेवर्स ये अब भी वैलिड है? देखिए, टॉप कॉलेजेस, टॉप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ये बेनिफिट उठाने का सही वक्त है। आज के दिन हर यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप दे रही है, क्योंकि पैसों की ज़रूरत है कंट्री को। PGWP पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट हर यूनिवर्सिटी में मिल रहा है। आने वाले टाइम में पता नहीं ये मिलेगा या नहीं मिलेगा। एप्लीकेशन फ़ीस भी बहुत सारी यूनिवर्सिटियों की वेवर चल रही है। डिपेंड करता है आप चाहते क्या है। आप अभी तक 1.5 साल से सोची जा रहे हैं कनाडा जाऊं ना जाऊं। अगर आपको कनाडा नहीं जाना, ठीक है, बहुत लोग कहते हैं जी हमें कनाडा नहीं जाना सर, काम नहीं है। क्या आपके पास दूसरी ऑप्शन है कोई? सिंगापुर जाना चाहते हैं? बहुत सारे एजेंटों ने आजकल दुबई की ऐड शुरू की है, दुबई में चले पढ़ने के लिए। ये दुबई, सिंगापुर, साइप्रस से तो अच्छा है ना। कहाँ आप ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं अपनी जाके? क्या उखाड़ लेंगे आप साइप्रस में जाके? सिंगापुर से क्या लेके क्या आ जाएंगे? 6 महीने की तो पढ़ाई है, 6 महीने में क्या सीख पाएंगे? दोस्त उस कंट्री में जाते हैं जहाँ पर कुछ मिले। आप अपने जीवन भर की कमाई लगा रहे हो, अपना समय लगा रहे हो, ऐसी कंट्री में जाओ जहाँ पे माइग्रेशन हो। और आज के दिन कनाडा ही एक ऐसी ऑप्शन है। मिस्टर अरविंद जी एक और क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि फ्रेंच सीखने से हमें कोई PR में मदद मिलेगी? देखिए, अगर सीधा पूछो तो डायरेक्टली जी नहीं, ऐसा नहीं है। बट हाँ इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप PR लेना चाहते हैं, कोई भी आदमी जो कनाडा में PR लेना चाहता है, पहले तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा। आप विजिटर वीज़ा ले लीजिए, वर्क परमिट ले लीजिए, स्टडी वीज़ा ले लीजिए। आप कनाडा में पहुँच गए, आपने काम शुरू कर दिया, अब आप चाहते हैं वहाँ पे आपकी PR हो। सो PR लेने का सबसे आसान तरीका, आप फ्रेंच पढ़ना शुरू कर दीजिए। अगर आप फ्रेंच अच्छी बोल पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं, तो PR लेनी, PNP लेनी, चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं यदि आपको फ्रेंच लिखनी पढ़नी आती है। मिस्टर मनीष जी पूछ रहे हैं, क्या टूरिज़्म या विजिटर वीज़ा से PR लेना पॉसिबल है? जैसे वहाँ जाके कन्वर्ट करवा देते थे। लगभग बंद हो चुकी हैं चीज़ें, पहले जैसा माहौल नहीं रहा। अब आप विजिटर वीज़े को स्टडी वीज़ा में कन्वर्ट नहीं करा सकते। वर्क परमिट में हो जाता है, बट उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी आपको, क्योंकि आप पढ़े लिखे होने चाहिए हो, आपके पास स्किल होनी चाहिए। सो जो टूरिज़्म विजिटर वीज़ा लेके लोग PR ले लेते थे, ऐसे लोगों को प्रॉब्लम बढ़ रही है। विजिटर वीज़ा होल्डर को वर्क परमिट में भी दिक्कत आ रही है। स्टडी वीज़ा पहले से बंद कर चुकी है गवर्नमेंट। सो आने वाला समय
प्रॉब्लमेटिक है उन लोगों के लिए जो बैकडोर एंट्री चाहते थे। जसकरण पूछ रहे हैं कि इस टाइम कनाडा में अप्लाई करना बेनिफिट रहेगा या नहीं, क्योंकि 2025 में स्टूडेंट वीज़ा रिजेक्ट होने के चांसेस बढ़ेंगे या कम होंगे? जितने भी लो क्वालिटी के कॉलेजेस थे ना जी, जो भर भर के लोग लेके जा रहे थे, ऐसे कॉलेजेस का रिफ्यूज़ल रेट बहुत बड़ा है। कुछ एक दो प्राइवेट यूनिवर्सिटियां हैं, एक वैनकूवर में है, एक दो टोरंटो में है, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके जो वीज़ा के रिफ्यूज़ल रेट है बहुत हाई हो गए हैं। अगर आपको अप्लाई करना ही है, आपको यूनिवर्सिटी में करना है और सरकारी यूनिवर्सिटी में करना है। जहाँ भी आप ऐसा खेल खेलते हैं जहाँ पर क्वालिटी नहीं है, उसको बड़ा क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है। कनाडा में जाना है, आपको अच्छी सरकारी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना है, तो ही आप वीज़ा रिजेक्शन से बच पाएंगे। मानसी मैम पूछ रहे हैं, क्या RNIP और रूरल इमिग्रेशन अब ज़्यादा पॉपुलर होगा? देखिए, कनाडा में जो भविष्य है वो गांव में रहने वाले लोगों का है। अगर आप किसी गांव में पढ़ने के लिए जाते हैं तो PR लेनी बहुत आसान है, चाहे वो RNIP हो, चाहे रूरल इमिग्रेशन प्रोग्राम हो। शहरों के अंदर पहले ही रश बहुत है। सबसे मुश्किल आज के दिन रहना है ओंटारियो के अंदर, ओंटारियो में भी टोरंटो में भी ब्राम्पटन में। ना तो वहाँ पे ढंग की पढ़ाई मिलनी है आपको, ना ही आप वहाँ पर काम कर पाओगे, और ना ही वहाँ पर आप PR ले पाओगे। सो PR के लिए आपको गाँव में जाना है, छोटे छोटे कस्बों में जाना है, वहाँ जाके ट्रेड्स के कोर्स करने हैं। ऐसी चीज़ों से आप आराम से कनाडा में सेटल हो पाओगे। मिस्टर गुलशन जी पूछ रहे हैं, कनाडा PR का रियल मंत्रा क्या है और 2025 में? कनाडा PR लेना चाहते हैं, गलती नहीं करना चाहते, आपको सिंसियर रहना, खेल नहीं है। आप कनाडा कोई खेल खेलने नहीं जा रहे, आप कोई ऐसी स्किल पढ़िए जाके, कोई ऐसी अपने अंदर स्किल को जागृत कीजिए जिसके बेस पे आप PR ले सकें। मान लीजिए आप बाल काटना सीख लीजिए, आप प्लम्बर का काम सीख लीजिए, कारपेंटर का, कंस्ट्रक्शन वर्कर बन जाइए, सिविल इंजीनियरिंग ले लीजिए, ओल्ड एज होम की कोई पढ़ाई कर लीजिए, PSW का कोर्स होता है पर्सनल सपोर्ट वर्कर का, वो कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कनाडा में PR मिले तो आपको ईमानदार रहना है। कम से कम 2 साल आपको सीधे सीधे चलना है, कोई शॉर्टकट नहीं लेना। PR लेनी बहुत आसान है। ये वो चीज़ें हैं जिसको अगर फॉलो करेंगे आप PR ले पाएंगे। ऐसी और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं आपको। अगर आपकी कोई समस्या है, आप अभी हमें WhatsApp कर सकते हैं, स्क्रीन के ऊपर नंबर है हमारा, आप मुझे दफ्तर आके मिल सकते हैं। आपको एक दो चीज़ें समझनी है, कनाडा सिर्फ वो लोग चाहता है जो ईमानदार है। जो नकली तरीके से जा रहे थे उनकी एंट्री बंद हुई है। आज काम किसको नहीं मिल रहा? जिसको इंग्लिश नहीं आती। सो मेरी बार बार विनती यही है, जिसको भी अप्लाई करना है कम से कम 6.5 बैंड का लेवल हो आपका, या आपको कोई ऐसा काम आता हो जो कोई और नहीं कर सकता। अगर आप पेंटर भी हैं तो आप अव्वल दर्जे के पेंटर होने चाहिए। कोई भी काम आता, अगर आप उस काम के अंदर एक्सपर्ट हैं, फिर कनाडा से आपको कोई नहीं निकाल सकता। और कुछ जानना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए, या मुझे दफ्तर आके मिलिए। किसी प्रकार की और आपको क्वेरी है, अभी हमें कॉल करें या मुझे ऑफिस आके मिलें। धन्यवाद। जय श्री राम।